बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जिस टॉपिक पर लेक्चर हुआ था। टॉपिक था एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इस टॉपिक के दो हिस्से थे, केस 1, केस 2। केस ए या 1 कहिए, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया, जिसमें एक स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से टू डिफरेंट मास वाले बॉडी को अटैच किया था, फ्रिक्शनलेस पुली पे से पास किया था। इस तरह के दोनों वर्टिकल मूव कर रहा था। एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना था। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक का आज दूसरा सेगमेंट है। टाइटल वही है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, केस बी। आज क्या करना है, जरा ऑब्जेक्ट क्लियर कीजिएगा। हम आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस देंगे। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एज पर, इसके किनारे पर यहां पर एक पुली अटैच्ड होगा, फ्रिक्शनलेस पुली। ये फ्रिक्शनलेस पुली है, ये फ्रिक्शनलेस पुली अटैच्ड है। फिर एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके दोनों एंड से टू डिफरेंट मास वाले बॉडी को अटैच करेंगे और पुली के ऊपर से पास करेंगे। इस तरह कि एक वर्टिकल मूव करेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसे एक बॉडी हॉरिजॉन्टल होगा और एक ये वर्टिकल होगा। ये फर्स्ट कीजिए, ये M1 है, ये M2 है। इस सिचुएशन में बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये डाउनवर्ड आएगा और ये बॉडी टुवर्ड्स पुली जाएगा, ये टुवर्ड्स पुली मूव करेगा। ये जिस वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेगा, ये उसी वेलोसिटी से टुवर्ड्स पुली जाएगा। दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन सेम होगी। एक्सेलरेशन को नाम दिया हमने ए, एक्सेलरेशन को नाम दिया ए। बॉडी का मास है तो वेट होगा, वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, W1। इसका वेट, दिस इज W2। M2 है तो W2। स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है तो स्ट्रिंग में एक फोर्स जनरेट होगी जिसे टेंशन कहेंगे, जैसा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अंदर यहां पर जो टेंशन की फोर्स जनरेट हो रही है वो है T, और इसके लिए टेंशन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, दिस इज T। टेंशन हमेशा स्ट्रेच बॉडी की डायरेक्शन में ही जनरेट होगी। ये बॉडी सरफेस पे है तो सरफेस पर होने की वजह से सरफेस भी बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये रिएक्शन की डायरेक्शन है, ये रिएक्शन की डायरेक्शन है, ये है आपका। क्लियर? ओके। जब कोई बॉडी सरफेस पे मूव कर रहा होता है, सरफेस पर, तो सरफेस की वजह से या सरफेस के इन कांटेक्ट आने की वजह से सरफेस पर एक फोर्स जनरेट होती है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमेशा मोशंस के ऑपोजिट होता है। मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन है। सरफेस बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट करती है वो नॉर्मल रिएक्शन, इन कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से सरफेस पे जो फोर्स जनरेट होती है वो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा टेंशन के, मोशंस के हमेशा ऑपोजिट।
इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, दोबारा ए मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसके अलावा टी मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल वही है, बस सिचुएशन जरा सी बदल गई है। स्टूडेंट्स फिर सुनिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, you have to take two bodies or different masses m1 and m2, have to attach to the end points of a string and passes over a frictionless pulley such that one body is moving vertically, another is moving horizontally. You have to derive formula for the acceleration of the masses and tension in this string. Object clear? Students, इसमें भी डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम केस ए में किया था। 3 स्टेप्स यूज किए थे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या था, 2 डिफरेंट बॉडीज के लिए 2 अलग अलग इक्वेशन निकाली थी, एक m1 के लिए और एक m2 के लिए। बिल्कुल वही स्टेप दोबारा परफॉर्म करते हैं। तो मैंने लिखा इक्वेशन फॉर m1, इक्वेशन फॉर m1, देखिए क्या ये बॉडी की तरफ मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा, अपवर्ड वाली फोर्स कम। तो आप कहोगे हियर W1 is greater than T, ये कितना ज्यादा है by F1, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा। इक्वेशन बनाइए, W1 minus T is equal to F1, W बराबर होता है mg, तो इसकी जगह लिखा m1g minus T is equal to m1a. This is number 1. इसी तरह एक इक्वेशन आप m2 के लिए निकालिए। आपने कहा इक्वेशन फॉर m2, इक्वेशंस फॉर m2, देखिए क्या मिल रहा है। स्टूडेंट, जब कोई बॉडी सरफेस पर हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो वर्टिकल फोर्सेस यानी एक्शन और ये रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इन दोनों का बॉडी के मोशन में कोई रोल नहीं होता। बॉडी के मोशन में रोल सिर्फ टेंशन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है। ये बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्स ज्यादा, इसकी ऑपोजिट वाली फोर्स कम। इधर आप लिखोगे हियर T ग्रेटर है किससे, स्मॉल f से। T स्मॉल f से कितना ज्यादा है, आपने कहा बाय F2, क्योंकि ये F2 है तो F2। इक्वेशन बनाइए, T माइनस F इज इक्वल टू F2, इसे आप ऐसे लिख सकते हो T माइनस F, F की जगह MA, ये F2 है तो दिस इज M2A। क्लियर? स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में वेयर F is the force of friction, force of friction, and in case of pulling, in case of pulling, और से सुनिएगा, F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और पुली के केस में, क्योंकि हम लोग पुली हमेशा फ्रिक्शन लेस लेते हैं। और से सुनिएगा, इंटर तक का जितना भी हमारा सिलेबस है, सेकेंड ईयर तक का जितना भी सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस में वो तमाम टॉपिक जिसमें पुली का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शन हमेशा नेग्लिजिबल होता है। फ्रिक्शन हम कभी कंसीडर करके स्टडी नहीं करते। तो वो तमाम एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर पुली का इस्तेमाल करें आप, फ्रिक्शन इस लेवल पर क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो हमने कहा इन केस ऑफ पुली इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसे इग्नोर कर दिया हमने। इग्नोर करने का मतलब होता है इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, जीरो।
तो t माइनस 0 इज इक्वल टू m2a। तो ये हो गया t इज इक्वल टू m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये था स्टूडेंट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको दो इक्वेशन ऑब्टेन करनी थी, एक m1 के लिए और दूसरा m2 के लिए, और वो दोनों इक्वेशन आपने ऑब्टेन कर ली। क्लियर? ओके। स्टेप नंबर 2 याद होगा आपको। स्टेप 2 में क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, प्लस करना है। तो आपने कहा एडिंग इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ये बने m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। दूसरी इक्वेशन ये है t इज इक्वल टू m2a प्लस किया, ये कैंसिल, m1g इक्वल टू दिस इज m1a प्लस m2a। m1g a कॉमन, यहां से रह गया m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 a के साथ मल्टीप्लाई, इससे डाकर डिवाइड, m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू a। सारे मार्क्स को एक ब्रैकेट में लिखिए, m1 ओवर m1 प्लस m2, g बाहर निकाल कर लिखा, ये सब बराबर है a के, a को इस तरफ लिखा। ये आ गया एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेंशन मालूम करने का फॉर्मूला आएगा। स्टूडेंट्स ये स्टेप आप यहां पे कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन और भी है सब्स्टिट्यूट का। इक्वेशन 2 को देखिए, बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। ये जो ए हमने निकाला है, डायरेक्टली ए यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो डायरेक्टली एक स्टेप में क्या मिलेगा, टी। डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी वही आएगा। फर्क क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो 3-4 स्टेप ज्यादा करने होंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि हम इसको यार सब्स्टिट्यूट करें। हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 2। क्या होगा देखिएगा, t इज इक्वल टू m2, a की जगह आप लिखेंगे ये m1 ओवर m1 प्लस m2 g, ये a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सॉल्व करिए, इसके लिए कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, m1 m2 से मल्टीप्लाई हुआ m1 m2, m1 प्लस m2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई चेंजेस नहीं आई, एंड दिस इज g। ये आ गया टेंशन मालूम करने का फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये था कल के टॉपिक का केस बी। कल हमने क्या था, जब दोनों बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा था, और आज हमने क्या कि एक बॉडी वर्टिकल मूव करे और एक हॉरिजॉन्टल। दोनों सूरतों में ए और टी मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करना था। क्लियर? इस टॉपिक का भी बुक में एक न्यूमेरिकल है, जरा वो न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करते हैं। तो जरा बुक ओपन करेंगे, बुक अगेन ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95। अब देखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 10, नंबर 10।
नंबर 10। इसमें नंबर 10 में कहता है, बुक में देखिएगा सब, two bodies of mass 10.2 kg and 4.5 kg are attached to the end points of a string which passes over a frictionless pulley such that the mass 10.2 kg lies on a smooth horizontal surface। कह रहे दो बॉडी है, एक का मास है 10.2 kg और एक का मास है 4.5 kg। इसे फिलहाल मैंने m कहा। m1 और m2 का फैसला आप कैसे करेंगे? m1 वो होगा जो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, m2 वो होगा जो हॉरिजॉन्टल मूव करे। m1 वर्टिकल मोशन वाला है, m2 हॉरिजॉन्टल मोशन वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बॉडी जिसका मास 10.2 kg है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन कर रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि 10.2 kg वाला बॉडी क्या होगा? m2 होगा, ये m2, तो ये क्या होगा? m1। क्लियर? ओके, आगे देखिए। फिर कहता है and the other bodies hangs vertically, find the acceleration of the bodies। बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन निकालिए, a निकालिए, एक्सेलरेशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकाल दीजिए, एंड पार्ट सी, और से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा पार्ट सी में क्या कहता है। एंड ऑल्सो द फोर्स, कह रहा वो फोर्स निकालिए which the surface exerts, जो सरफेस एक्सर्ट्स करता है on the body of mass 10.2 kg। 10.2 kg वाला किधर है? बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। कह रहा वो फोर्स निकालिए जो सरफेस एक्सर्ट करता है बॉडी पर। तो सरफेस बॉडी पर कौन सी फोर्स एक्सर्ट करता है? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एक्सर्ट नहीं होता। सरफेस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में पार्ट सी में आपसे क्या पूछा गया है? रिएक्शन पूछा गया है। क्लियर? और जी की वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे 9.8, ये आपको याद करके रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब जरा फॉर्मूले की तरफ आते हैं। एक से ज्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला क्या निकाल दीजिए। फॉर ए के लिए देखिएगा, ए के लिए ए मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास ये है, और टी का ये है। यानी मैंने कहा ए के लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, m1 ये m1 ओवर m1 प्लस m2 इनटू जी। डेटा में देखिएगा m1 है, m2 है, जी आपको मालूम है, तो यहां पुट करेंगे, यहां से a कैलकुलेट कर दीजिएगा। टेंशन के लिए क्या करेंगे? T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू जी। m1 m2 सब कुछ मौजूद है, g मौजूद है, यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से t निकलेगा। a निकालोगे तो यूनिट लिखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t निकालिएगा तो यूनिट लिखिएगा न्यूटन। पार्ट सी आर, पार्ट सी में आपको r निकालनी है। अब r कैसे निकालेंगे? इधर देखिएगा, मैंने आपको थ्योरी इंफॉर्मेशन, थ्योरी लेक्चर्स में बताया कि जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो वर्टिकल फोर्सेस इक्वल होने की वजह से एक दूसरे से क्या हो जाती है? कैंसिल। ये होता है एक्शन, ये होता है रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होता है? इक्वल। तो इसका मतलब है रिएक्शन R इक्वल होगा किसके? W2 के। R इक्वल होगा किसके? W2 के। तो आप लिखा R इज इक्वल टू W2, और W2 की जगह क्या लिख सकते हैं? M2G। अब देखिए M2 है आपके पास, G मालूम है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, R आ जाएगा, यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन।
तो स्टूडेंट्स, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। बुक के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं और इसके आंसर बुक से मैच कीजिएगा। लेक्चर्स को रिपीट करके देखिए ताकि अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए और आप ये समझते हो कि ये टीचर से ही डिस्कस करना है तो लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।